अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज जो है वो कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 के मैंने वैसे सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग देख ले एक दफ़ा। और अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज के MCQs के। शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो मैं बाद में पढ़ूँगा, देखूँगा उसके अंदर क्या लिखा है। तो अगर इन केस उसमें कुछ मुश्किल और कंसेप्चुअल थे तो वो भी मैं सॉल्व कर दूँगा। सो MCQs में देखते हैं क्या लिखा है। पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कुछ फ़ायदे हैं लेकिन कुछ उसके लिमिटेशंस भी है, कुछ जगहों में हम नहीं यूज़ कर सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो सुपीरियर होता है और उसके अंदर हम थिन सेक्शन को स्टडी कर सकते हैं, फोकस उसका अच्छा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लिविंग मैटर जो है वो नहीं स्टडी कर सकते। अगर आप लोग मूवमेंट स्टडी करना चाहे सपोज़ करते हैं किसी चीज़ का, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं स्टडी कर सकते। एक तो उन चीज़ों को मेटल कोटेड कर दिया जाता है और दूसरा आप लोगों ने याद रखना है उसके अंदर वैक्यूम होता है। सो वैक्यूम चैम्बर के अंदर हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। इसका आंसर होगा C। MCQ नंबर 2 है, सम सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन while other organelles have two membrane envelope around them. Which one of the following is correct? इस सेंटेंस के अंदर से तो एक ही चीज़ ये अंडरस्टैंड कर ले कि जब भी हम दो मेम्ब्रेन्स का जिक्र करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो उनको कंबाइन मिला के हम इन्वेलप बोलते हैं। तो टू मेम्ब्रेन के साथ इन्वेलप लिखा है। बाकी MCQs में पूछ रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन से है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन से है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड पर ऑक्सीसोम और लाइसोसोम तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये हमें पता है। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ऑप्शंस वैसे आप लोग सारे पढ़ेंगे लेकिन इस वाले MCQs का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन A, क्योंकि पर ऑक्सीसोम लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। MCQ नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन्स हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ RNA। RNA कहाँ मौजूद होता है? सेंट्रियोल में तो कोई RNA नहीं होता, लाइसोसोम में भी कोई RNA नहीं होता, क्रोमोसोम के साथ भी RNA नहीं होता। जब बन रहा होता है फिर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वैसे RNA सबसे ज़्यादा मौजूद होता है न्यूक्लियोलस में। आप लोग पढ़ते हैं राइबोसोमल RNA और राइबोसोमल DNA यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद MCQ नंबर 4 है, अ टेडपोल्स टेल is gradually broken down during metamorphosis into adult frog. Which organelle increase in number in the cell of the tail at this time? आप लोगों ने डिस्कस किया है कि टेल का जो ब्रेक डाउन होता है, टेल जो ख़त्म हो रहा होता है डेवलपमेंट के दौरान, उसका सारे का सारा क्रेडिट लाइसोसोम्स के एंजाइम्स को जाता है। सो उनके बॉडी में किस चीज़ का नंबर बढ़ जाएगा? लाइसोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम क्या होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये टेल को रिमूव कर रहे होते हैं। MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल ऑलवेज कंटेन्स DNA। सेंट्रियोल के अंदर तो DNA नहीं पाया जाता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी DNA का कोई रोल नहीं होता, लाइसोसोम में भी DNA नहीं होता, उसमें तो एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया है अपना सर्कुलर DNA मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। MCQ नंबर 6 थे, विच डिस्टिंग्विशेस अ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जो है क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ये पॉइंट ज़रूरी है, उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं होते, ठीक है। बाकी सारे के सारे आप समझे कि गलत हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, द इलास्टिसिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेमॉन्स्ट्रेट्स इट इज़ मेड ऑफ इन पार्ट ऑफ। इलास्टिसिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ की वजह से है? तो आप लोग बोलेंगे कि लिपिड्स की वजह से। आप लोगों ने पढ़ा है कि
सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, लिपिड्स, जिसमें आप लोगों ने फॉस्फोलिपिड्स भी डिस्कस किए हैं और फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। MCQ नंबर 8 है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक इन। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। तो कंपोजिशन तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंट होगा। जब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज क्रिस क्रॉस पैटर्न में मौजूद होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो आप लोग पढ़ते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, आउटर मेम्ब्रेन, अलग लेयर। सो सेल वॉल दोनों का जो डिफरेंट है वो कंपोजिशन में भी डिफरेंट है और स्ट्रक्चर में भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। MCQ नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म भी होता है, DNA भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स है वो क्या है, 70S राइबोसोम्स होते हैं। आगे डिस्कस किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट है। सेल वॉल ज़रूरी नहीं है क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। डिप्लॉयड न्यूक्लियस भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्या पता मियोसिस अगर हो जाए तो हाफ क्रोमोसोम होंगे। फ्लैजेला हर एक यूकैरियोटिक सेल के साथ नहीं होता, स्पर्म के साथ सिर्फ और सिर्फ होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो ज़रूरी है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। MCQ नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर प्रोमिनेंट इन अ सेक्रेटरी सेल देन नॉन सेक्रेटरी सेल्स। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि सेक्रेटरी सेल्स में हमेशा कौन से ऑर्गेनेल का नंबर ज़्यादा होगा। सबको पता है सेक्रेटरी सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर ज़्यादा होता है। सेक्रेटरी सेल्स में किसका नंबर ज़्यादा होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर ज़्यादा होता है। MCQ नंबर 12 मैंने लिखा है कि व्हेन अ ग्लाइकोप्रोटीन इज़ बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर सिक्रीशन फ्रॉम अ सेल विच रूट इज़ इट मोस्ट लाइकली टू टेक। ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं ना तो कौन सा रास्ता अपनाएंगे। अगर आप लोग मेरे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का लेक्चर देख लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेक्चर देख लें तो मैंने काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र किया है। सबसे पहले प्रोटीन बनते हैं RER के ऊपर, चले जाते हैं SER के पास, SER से चले जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वहाँ पर स्प्लिट होके क्या हो जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में, सिक्रीशंस के फॉर्म में वहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, मैंने सेवरल टाइम डिस्कस किया है। इन व्हाट वे डू द वेरियस मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स डिफर। कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन मेम्ब्रेन। ये गलत है, हर एक मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड लेयर होता है, ज़रूरी है। सर्टेन प्रोटीन आर यूनिक टू ईच मेम्ब्रेन। ये आप लोग याद रखेंगे कि तमाम मेम्ब्रेन्स जो एक दूसरे से डिफरेंट है वो क्या है, उसमें प्रोटीन, जाहिर सी बात है रिसेप्टर्स वगैरह सब मेम्ब्रेन पे डिफरेंट होंगे तो रिसेप्टर्स या एंजाइम्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, इसके बाद MCQ नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल अदर्स। एक के अंदर सारे के सारे कौन से आते हैं। ऑस्मोसिस भी जो है वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सारे के सारे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। MCQ नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन माइटोसिस। गौर से देखना है, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस के दौरान होता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA माइटोसिस के दौरान नहीं होता। रेप्लिकेशन ऑफ DNA आप लोगों ने पढ़ा है वो इंटरफेज में होता है। एस फेज कहाँ पर इंक्लूडेड है, आप लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ DNA जो है वो इंटरफेज में अकर होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 16 है, सेल सिग्नलिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। ये सही है। ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द अदर सेल, हमने पढ़ा था हर वक्त सेल्स के साथ कम्युनिकेशन होता है तो दूसरे सेल्स को भी मैसेजेस भेजे जाते हैं। प्रोसेस सिग्नल विद इन द सेल, यस, ट्रांसडक्शन जिसको हमने नाम दिया था। सो ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। मैसेजेस रिसीव भी होते हैं, सेंड भी होते हैं और उसको प्रोसेस भी किया जाता है।
MCQ नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम सेल्स आर नोन एज ट्रू स्टेम सेल्स। ये वैसे इनकम्प्लीट सम हाउ सेंटेंस मुझे लग रहा है, लेकिन जो ट्रू स्टेम सेल्स होते हैं वो हम प्लोरिपोटेंट सेल्स को बोलते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स में प्लोरिपोटेंट सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरी बॉडी जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लोरिपोटेंट सेल्स को ट्रू स्टेम सेल्स बोलते हैं। MCQ नंबर 18 और लास्ट है कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज़ दैट डज नॉट कंटेन एनी डैश स्ट्रक्चर विच अलाउज स्टेम सेल्स टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कौन से? न्यूक्लियस तो उसमें होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, DNA भी होता है। जितने भी स्टेम सेल्स होते हैं वो और लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करते, वो कोई टिश्यू नहीं बनाते। सो आप लोग याद रखेंगे कि स्टेम सेल्स टिश्यू नहीं बनाते, वो तो डिवाइड होते रहते हैं और डिवाइड होते रहते हैं, तो इस वजह से वो क्या बना रहे होते हैं, नीव स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म, नए नए सेल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, ये इसके हवाले से MCQs के हवाले से आसान सी बातें हैं। मेरे ख़्याल में कि इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आप लोग रीड कर लें। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन में कोई इतना मसला नहीं होगा, काफ़ी सारे हैं। इसको मैं रीड करूँगा और फिर देखते हैं कि इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन है या नहीं है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले और कोशिश कर ले कि इसको अच्छे से पढ़ ले, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस है वो भी पूछ ले। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं चैप्टर नंबर 2 के भी अपलोड करूँगा, आगे आप लोग वो देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।